I can say that nobody has understood exactly what all has happened. And everybody has tried to explain the situation in their own fashion. And so much has come that if I read all the news, then I also will get confused at what exactly has happened. So I don't know what happens to the common man who has just been fed with so many informations and so many misinformations. तो स्वागत है आपका द दलाल मास्टर पर, जहां पर हम ज्ञान का कारोबार करते हैं। तो अपनी स्कैम्स की सीरीज को शुरू करते हुए ये मेरी पहली वीडियो है। और जब बात स्कैम्स की हो तो सबसे बड़ा स्कैम अभी तक का पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में, जी हाँ, द हर्षद मेहता 1992 स्कैम। प्राइमरली ये बैंकिंग इंडस्ट्री का स्कैम था, बट कुछ लोग इसे स्टॉक मार्केट का स्कैम क्यों बोलते हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो द हर्षद मेहता स्कैम ऑफ 1992, द बिग बुल हर्षद शांतिलाल मेहता। मतलब ये स्कैम इतना बड़ा था कि इसने मार्केट को 55% तक गिरा दिया था। यानी मार्केट 4300 के लेवल से 2300 के लेवल तक आ गई थी। अब इसे अपनी कोविड वाली सिचुएशन से कंपेयर करके देखते हैं। तो प्री कोविड मार्केट 41,000 के लेवल पे थी, एंड ड्यूरिंग कोविड मार्केट ने लो बॉटम बनाया था 27,000 का, यानी 65%। और अभी जब हर जगह लॉकडाउन था और सारी की सारी दुनिया की इकोनॉमीज डाउन पड़ी थी, गिरी पड़ी थी, तब जाकर हमारी मार्केट 65% गिरी थी। तो सोचो इस बंदे ने कितना बड़ा स्कैम किया होगा कि उस टाइम के हिसाब से मार्केट 55% तक गिर गई थी, यानी 2300 के लेवल्स तक आ गई थी। तो बेसिकली स्कैम क्या था कि हर्षद ने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी, ब्रोकिंग कंपनी बीएससी पर, जिसका नाम था ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब ब्रोकिंग कंपनी का फायदा क्या होता है कि आप जनरल पब्लिक और इन्वेस्टर्स के बीच में जो लेन देन होता है उसमें तो मदद करते ही हैं, बट आप जो बैंक के बीच में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का लेन देन होता है उसमें भी एक इंटरमीडिएटरी का रोल प्ले करते हैं। तो पहले तो ये जान लो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उर्फ जी सैक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट के द्वारा रेज किया गया हो, उसी को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं। अब वो ट्रेजरी बिल हो या फिर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, फिक्स्ड रेट या फ्लोटिंग रेट बॉन्ड हो, या फिर कोई एसडीएल हो, यानी स्टेट डेवलपमेंट लोन। तो अगर कोई बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का लेन देन करना चाहती है तो उन्हें इन ब्रोकिंग कंपनीज के पास ही जाना होता है, और जिसका फायदा ग्रोमोर ने उठाया। कैसे? वो ऐसे है कि लेट से 4 बैंक हैं, बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी एंड बैंक डी। तो बैंक ए ग्रोमोर के पास आया, उसने बोला कि उसे अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक बी को सेल करनी है, और वैसे ही बैंक सी ने हर्षद भाई को बोला कि उसे अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक डी को सेल करनी है। अब यहीं पर हमारे हर्षद भाई खेल गए। उन्होंने क्या किया कि जो बैंक ए से सिक्योरिटीज मिली उसे बैंक बी को सेल तो कर दिया, ठीक जैसा होना चाहिए था वैसे ही। पर जो बैंक बी से पैसा आया वो बैंक ए को अपना कमीशन काट कर देने की वजह उन्होंने वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया। और जब बैंक ए ने बोला कि मेरे को मेरे पैसे दो, तो उन्होंने जो बैंक सी की रिक्वेस्ट थी कि बैंक डी को अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करने हैं, तो उन्होंने वही किया कि बैंक सी के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक डी को सेल किए, और जो बैंक डी से पैसा आया वो बैंक ए को दे दिया। तो ये एक चेन फॉलो करी उसने कि उधारी के पैसे को उधार से ही चुकाना। और अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई हो तो इसे दोबारा से रिवाइंड करके देखिए, मैंने टाइम स्टैम्प लगा दिया है। तो चलो अब आगे देखते हैं कि बैंक रिसीप्ट्स का रोल कैसे प्ले होता है। बैंक रिसीप्ट्स उर्फ बीआर एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट होता है, जिस पर सेलर बायर को लिखता है कि उसके जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो उसने सेल करने हैं वो सेलर के पास सेफ हैं, और वक्त आने पर वो उन्हें बायर को दे देगा। तो बेसिकली जब बैंक ए ने हर्षद भाई को बोला था कि उसे बैंक बी को गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करनी है, तो वो एक बीआर बैंक रिसिप्ट हर्षद भाई को देता था, और हर्षद
वही बैंक रिसिप्ट बैंक बी को देकर पैसा ले लेता था और अपना कमीशन काट कर बैंक ए को दे देता था। तो जब स्टॉक मार्केट में बियर रन स्टार्ट हुआ और हर्षद भाई का सारा पैसा डूब गया और ग्रोमोर के पास भी बहुत सारा डेट बढ़ता जा रहा था, तो हर्षद ने एक और तरीका निकाला फेक बैंक रिसिप्ट्स का, जिसमें उसने फेक बैंक रिसिप्ट्स प्रिंट करवाए और उन्हें किसी भी बैंक को सेल करके उनसे पैसा उठा लिया। अब इन फेक बैंक रिसिप्ट से क्या हुआ कि बैंकों को तो लगता था कि उनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी हैं, बट वो असल में सिर्फ एक हर्षद की फेक बैंक रिसिप्ट ही होती थी और कुछ नहीं। और क्योंकि हर्षद ने मार्केट में एक अपनी अलग ही पहचान बना ली थी, द बिग बुल ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, तो इसीलिए कोई भी उसकी दी हुई बैंक रिसिप्ट पर शक नहीं करता था और इसी का फायदा हर्षद ने खूब उठाया। अब धीरे धीरे फेक बैंक रिसीट्स बना करके बैंकों से पैसा उठा करके उसने स्टॉक मार्केट में पंपिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिससे एकदम से बीएससी में बुल रन आ गया। अब बात आती है कि ये पकड़ा कैसे गया। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा टेक्निकल ना होते हुए आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि एक टाइम बाद जब फेक बैंक रिसीप्ट्स काफ़ी बढ़ गई बैंकों के पास, तो क्रेडिट एजेंसीज ने देखा कि जितने अमाउंट की बैंक्स बीआर शो कर रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, उतने अमाउंट की तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू ही नहीं हुई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो बस यहीं पर सुचिता दलाल को एक टिप मिल गई और उसने पूरी रिपोर्ट निकाल दी हर्षद मेहता के स्कैम के ऊपर। तो ये तो बात हुई कि हर्षद ने बैंक इंडस्ट्री में कैसे फ्रॉड किया। अब ये देखते हैं कि उसने स्टॉक मार्केट में लोगों को कैसे बुद्धू बनाया, उनके साथ कैसे फ्रॉड किया। तो जो पैसे हर्षद ने बैंक रिसीप्ट दे करके बैंकों से उठाए थे, वो पैसा उसने स्टॉक मार्केट में अपने पसंदीदा शेयर्स पर लगाना शुरू कर दिया और शुरुआत से ही हर्षद टिप देने में काफ़ी मशहूर था। अब होता क्या था कि वो मार्केट में पहले ही टिप दे देता था कि इस शेयर में पैसा बनने वाला है, और जैसे ही सब उस शेयर में पैसा लगाते थे तो वो भी अपनी ह्यूज कैपिटल उस शेयर में लगा देता था, जिससे कि एकदम से उस शेयर का प्राइस भाग जाता था, बढ़ जाता था। और ऐसा ही हुआ एसीसी के शेयर के साथ, जिसको उसने 200 पॉइंट से 9000 पॉइंट तक पहुंचा दिया था, करीबन 4400% गेन। और जैसे ही उसे लगता था कि उसने अब काफ़ी पैसा बना लिया है, तो वो अपने कैपिटल को शेयर से निकालना शुरू कर देता था, जिससे एकदम से उस शेयर का प्राइस नीचे आ जाता था। अब इससे होता क्या था कि जो इन्वेस्टर्स ने उस शेयर को ऊंचे दामों में खरीदा होता था, तो उनके पैसे वहीं अटक जाते थे। तो इस तरह अपनी ह्यूज कैपिटल से उसने स्टॉक मार्केट में छोटे इन्वेस्टर्स को लूटना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि आज के ज़माने में तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल डिजिटल वर्ल्ड में सेबी की पैनी नज़र रहती है किसी भी अननेचुरल प्राइस मूवमेंट पर। और इसी के साथ मैं आपको एक फैक्ट भी बताना चाहूँगा कि सेबी का निर्माण भी इस फ्रॉड के बाद, इस स्कैम के बाद ही हुआ था। वैसे कहने को तो सेबी 1988 से स्टैब्लिश्ड है, बट असली पावर, असली स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा उसको इस स्कैम के बाद ही मिला था, जिससे कि वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सेव कर पाए और ऐसे स्कैम्स और फ्रॉड्स को होने से रोके। तो अभी जो नई सीरीज आई है इससे रिलेटेड, उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। नहीं मतलब इससे पहले जो मूवी आई थी स्टॉक मार्केट के ऊपर, बाजार, उसमें भी इतनी गहराई से स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं बताया था जितनी गहराई से इस मूवी में बताया है। तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल रिकमेंडेड है, इस सीरीज को अभी जाकर देखो। और जल्द ही हर्षद मेहता की लाइफ के ऊपर अजय देवगन भी एक मूवी लेकर आ रहे हैं, कास्टिंग अभिषेक बच्चन, द बिग बुल। तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब आई होप मेरी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और इसे शेयर करना मत भूलना। अब जाने से पहले एक मज़ेदार बात बताता हूँ। जो ये सीरीज़ है स्कैम 1992 द हर्षद मेहता, उसमें जो ये 3 बंदे दिखाए गए हैं ब्लैक कोबरा के साथ काम करते हुए, इनको स्टॉक मार्केट में द ट्रिपल आर के नाम से जाना जाता था, जिसमें ये जो हेल्दी महाशय हैं इनका नाम ही राकेश झुनझुनवाला है। तो अब आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि जो बाकी के 2 आर हैं उनका नाम क्या है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।